नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही उसके सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक और स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष प्रवीण दीक्षित साहब। सर, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। सर, पीएफआई पर सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस सरकार का कितना बड़ा कदम है? ऐसा है कि ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये और इसके जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस थी कि जो खास करके युवा, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील और जो वीकर सेक्शंस है, इनको इस्तेमाल करके इसमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना और उनके माध्यम से फंड्स इकट्ठा करके उन फंड्स का कोई इलीगल, क्रिमिनल, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करना, ऐसी इनकी कार्रवाई बहुत साल से देखी गई थी। और इस सब एक्टिविटीज में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो एक तरह से जिसको हब एंड स्पोक बोलते हैं, ऐसी इनकी रिलेशनशिप थी कि जिसमें ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो एक हब था और बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस या फ्रंट्स थी, इनकी जो एसोसिएट्स थी, ये इनके रूट्स एंड कैपिलरीज थी, जिसका मतलब है कि ये पूरे समाज में फैली हुई थी और वो पीएफआई को लोगों में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करने का काम इनका चल रहा था। इनका सीक्रेट एजेंडा था कि जो खास करके एक सेक्शन के युवा वर्ग है, तो उनको रेडिकलाइज करना, उनको कट्टरवादी बनाना और जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको खत्म करना। इसके अलावा ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो बहुत सारे लीडर्स थे या है, इनका उनमें से कुछ जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे सीबी है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है, इनके साथ इनके लिंक्स नजर आ रहे हैं। ये लोग उसमें काम कर रहे थे। इसके अलावा जो ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप, खास करके जो आईएसआईएस सब लोग जानते हैं, तो ये आईएसआईएस में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इनके कुछ कैडर्स थे कि जो ये आईएसआईएस के जो लोग थे, उनके साथ जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट कैडर्स थे वहाँ काम करके वहाँ एक तो मर गए थे या स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनके कुछ कैडर्स को अरेस्ट भी किया था। इसके अलावा भारत में भी आपको पता है कि 2016 के बाद इन्होंने बहुत सारे राज्यों में एक लोगों के खून करना, लोगों को धमकियां देना, ये काम बड़ी तरह पे किया था। 2010 में केरल में एक क्रिश्चियन प्रोफेसर थे, तो उनका इन्होंने हाथ तोड़ दिए थे। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सारों राज्यों में उन्होंने कम से कम 10 लोगों के इसी ढंग से खून किए थे और इनको ये काम चल ही रहा था। इसके अलावा ये जो फंड्स कलेक्ट कर रहे थे, जिसमें वो बैंकिंग चैनल्स, हवाला, डोनेशंस के माध्यम से पैसे इकट्ठे करते थे, लेकिन इसके पीछे इनकी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती थी। और कॉन्स्पिरेसी ये थी कि अपने को लोगों को दिखाना कि हम लेजिटिमेट है, लेकिन एक्चुअली इनका जो सीक्रेट एजेंडा चलता था वो ये था कि उसके क्रिमिनल, अनलॉफुल, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए उसका इस्तेमाल करना। इनको जो बहुत सारे फंडिंग हो रही थी, वो फंडिंग जो जिस अकाउंट्स में देखी गई थी, उसके जो फाइनेंशियल प्रोफाइल्स थे, जो अकाउंट होल्डर्स के, वो उससे मैच नहीं होते थे जो उसके एक्चुअली फंड्स नजर में आ रहे थे। इसलिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था। और ये सब बातें देख के
इनकी जो इलीगल एक्टिविटीज जगह जगह में चल रही थी, उसके मुताबिक राज्य सरकारों ने, खास करके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, इन्होंने केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेजी थी कि पीएफआई के ऊपर बैन होना चाहिए जी। तो इन सब बातों का पूरा ध्यान में रख के अगर इन लोगों को अभी बैन नहीं करेंगे तो उसका पूरे देश के ऊपर धर्मों में, जाति जाति में एक विद्वेष क्रिएट हो जाएगा और पूरी देश में एक सबवर्सिव एक्टिविटीज जो चल रही है और एक टेरर बेस्ड रिप्रेसिव रेजिम जो इन्होंने अनलीश किया था, उसको रोकने के लिए और उनका जो प्रोपेगेंडा था कि लोगों में विद्वेष फैलाना, उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने आज सुबह बहुत बड़ा कदम बैन डिक्लेयर किया है। जी बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का, इसमें कोई शक नहीं। साउथ से शुरू होकर के पूरे देश में ये फैल गया पीएफआई। सर लेकिन ये 5 साल के लिए बैन लगाया गया, ये क्या कोई तकनीकी कारण है? वो तो उसका टेन्योर जो टर्म्स है, वो जो टर्म रहती है वो 5 साल की रहती है, तो 5 साल के ये बैन रहेगा और उसके मुताबिक जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले होंगे या उनकी जो भी फ्रंट्स या एसोसिएशंस होंगी उनके ऊपर बैन रहेगा। तो सर पहले भी सीमे भी इस तरह के संगठन था, उस पर भी बैन लग चुका है पहले ही, लेकिन उसके बाद में पीएफआई बना, उन्हीं लोगों ने बनाया मिलकर के। तो आगे क्या कुछ इस तरह से हो सकता है? सरकार को क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि फिर पीएफआई या सीमे जैसा कोई संगठन खड़ा ना हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि ये नाम बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से लोग बाहर छूट जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार और तथा केंद्रीय जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इन्होंने पूरा उसमें ध्यान रख के, इंटरनेशनल भी अपनी जो एजेंसीज है वो, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो एजेंसीज है वो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, तो इन्होंने सब ने मिलके जहां जहां ये इलीगल एक्टिविटीज होगी या करते होंगे, उनको जैसे जैसे एक्टिविटी नजर में आती है उसमें सख्त कार्रवाई करना जरूरत है। जी सर, तो ये आतंकवाद और टेरर फंडिंग, लव जिहाद भी थोड़ा मतलब उनसे ब्रेन वॉश किया जाता था युवकों को, तो इस सब बहुत बड़ा कदम है। कितना बड़ा कदम है सर? सरकार को कितनी, पुलिस को राहत, प्रशासन को राहत मिलेगी इससे? नहीं, ये बहुत जरूरत थी, क्योंकि जिस ढंग से अभी माहौल चल रहा था पूरे देश में, एक अनसर्टेनिटी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करना और उसके माध्यम से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उनको खत्म करना, इसको जगह जगह में इन्होंने अभी पिछले 3-4 सालों में तो हमने काफी जगह में देखा भी है, दिल्ली में देखा है, बंगलोर में देखा है, बाकी जगहों में भी काफी देखा है। तो ये और फैलाने का उनका जो संभव था वो अभी काफी कम हो जाएगा। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो ये थे आईपीएस महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक के अध्यक्ष प्रवीण दीक्षित साहब, जो पीएफआई पर बैन सरकार ने जो लगाया है उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद।